हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीजे क्लासेस। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री का, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री के चैप्टर को तो। और ये जो चैप्टर है किन किन एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। DSSB TGT नेचुरल साइंस, यूपी साइंस TGT, KVS साइंस TGT एंड ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए। अगर हम बात करें कि DSSB TGT नेचुरल साइंस के एग्जाम्स में, तो यहाँ पे जो है साइंस के 3 पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साइंस के 3 पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट पार्ट फिजिक्स एंड सेकेंड पार्ट केमिस्ट्री एंड थर्ड पार्ट बायोलॉजी। तो हम ऑलरेडी जो है आपके साथ केमिस्ट्री के 3 लेसन्स को कवर कर चुके हैं। 3 लेसन्स जो आपके क्लास 9th एनसीईआरटी पे बेस्ड है। फर्स्ट चैप्टर में आपके साथ डिस्कस किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स एंड सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, इज मैटर अराउंड us pure, and third chapter atoms and molecules। आई होप आपने जो इन तीनों चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर किया होगा। देन आप जब इन तीनों चैप्टर को देखने के बाद से जब आप चैप्टर नंबर 4 को आप देखेंगे तो इसमें आप ये पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द आपके जो कॉन्सेप्ट हैं चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में जो है आपके उसी पे बेस्ड है आपका ये चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो पहले मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 देखने के बाद से अगर आप जो है चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे तो आपका एक जो है सीक्वेंस भी हो जाएगा, और उस सीक्वेंस के थ्रू जब हम किसी भी टॉपिक को स्टडी करते हैं तो उस टॉपिक को हम बहुत इजीली से समझ पा रहे होते हैं। अगर DSSB एग्जाम्स की बात करते हैं तो इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 to 3 क्वेश्चंस, और डायरेक्टली आप ये पाएंगे इस वीडियो के लास्ट में मैं क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा जो आपके 2021 DSSB TGT नेचुरल साइंस के एग्जाम में पूछा गया है। इस एग्जाम्स में आप 2 to 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें यूपी साइंस TGT में आपके 2 पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साइंस पोर्शन से। फर्स्ट है फिजिक्स एंड सेकेंड पार्ट है केमिस्ट्री। यूपी साइंस TGT में बायोलॉजी पार्ट से क्वेश्चंस नहीं होते हैं, केवल आपको जो है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पार्ट से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इस एग्जाम में भी आप जो है इस चैप्टर से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका जो है केमिस्ट्री का चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का। आप यहाँ पे देख सकते हैं KVS साइंस TGT, इसमें भी जो है साइंस पोर्शन से आपसे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस एग्जाम में भी जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड ऑल टीचिंग एग्जाम्स, मैं ऑल टीचिंग एग्जाम्स की बात इसलिए कह रहा हूं, अगर आप जो है सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, सुपर टेट एंड आप जो है रीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, रीट लेवल 2, तो इस एग्जाम में भी जो है इस चैप्टर से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में अगर साइंस का सिलेबस मेंशन है तो ये आपका टॉपिक जो है जनरल साइंस के अंदर आता है, और जनरल साइंस में आपके 3 टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसमें से केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इस चैप्टर से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं पूरे लेक्चर का जो है एक ओवरव्यू आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कितना सुंदर जो है और कितना मजेदार और इंटरेस्टिंग ये लेक्चर होने वाला है। आप ये देख सकते हैं इतना जो है मैंने इस पे हार्ड वर्क करके जो है इस स्लाइड को जो है प्रिपेयर किया है, और मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि 99% मैं 100% तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं 99% कह सकता हूं कि एनसीईआरटी के फैक्ट्स को जो है मैंने इसमें इंक्लूड किया है। आप ये देख सकते हैं पूरे लेक्चर के थ्रू जो है यही सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। आप ये देख सकते हैं जिससे आपके अंदर एक इंटरेस्टिंग है कि यस ऐसे हमको जो स्टडी करना है इस पूरे चैप्टर को। आप देख सकते हैं सारे पॉइंट्स जो है मैं काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा।
और लास्ट में हम लोग एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। और ये जो एमसीक्यूज है आपके एग्जाम्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो है, जो आपके 2021 DT+B TGT नेचुरल साइंस में से पूछा गया है, आप ये देख सकते हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं और आपके डायरेक्टली जो है इस एनसीईआरटी जो भी ये जो चैप्टर है उससे डायरेक्टली पूछा गया है, आप ये देख सकते हैं। ओके, तो इसके साथ साथ जो है आपका लेक्चर फिनिश होगा। तो ये शुरू करते हैं। यहाँ तो लेक्चर का ओवरव्यू मैंने आप लोगों के साथ रिप्रेजेंट किया। सबसे पहले हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, जो ऑलरेडी हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ रखा है। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स, इट मींस परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना को जानने से पहले आपके पास एटम्स के बारे में एक आइडिया होना चाहिए। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट लाइन कही जाती है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। इट मीन्स दैट कोई भी मैटर है, इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टीज जो होती है ये स्पेस को ऑक्युपाई करता है और इनमें क्या होता है कि मास होता है। और इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है, फंडामेंटल मूलभूत जो इसकी जो यूनिट होती है किसी भी मैटर का, वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होती है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन कही जाती है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को लेकर के। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन का ये कहता है कि आपके जो भी एटम्स होते हैं, एटम्स कैसे होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी कहता है। एटम्स आपके इनडिविजिबल होते हैं और इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। क्या इनका ये जो स्टेटमेंट है वो 100% करेक्ट है? इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद से सेकेंड पॉइंट इनका ये जॉन डाल्टन का ये कहता है कि आपके जो भी कोई एलिमेंट है, इस एलिमेंट का अगर जितने भी आपके एटम्स होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। नेक्स्ट इनका ये लाइन ये कह रहा होता है इनकी थ्योरी का, जो भी आपके डिफरेंट एलिमेंट के, ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक दूसरे से डिफरेंट होती है। इसको आप एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं कि ये आपका कोई ऑक्सीजन एलिमेंट है और ये आपका हाइड्रोजन एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे और यहाँ पे आपके हाइड्रोजन एलिमेंट्स के जितने भी आपके जो है एटम्स होंगे, हाइड्रोजन एटम्स की प्रॉपर्टीज तो सेम होगी, लेकिन जो है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स की जो प्रॉपर्टीज होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं। ये भी आपका जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी कहता है। तो इन सारे पॉइंट्स को जो है हम डिटेल में स्टडी करेंगे और इनके जो जॉन डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, उसके जो है भी पॉइंट्स थे, क्या वो 100% करेक्ट है, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर होता है। और इसी के वजह से जो आपका मान लीजिए जितने भी आपके मैटर होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या होती है कि आपकी हर एक मैटर की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि जो भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इट मींस कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो भी एटम्स होंगे वो डिफरेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका ये वाटर है, एक मैटर है, और ये आपका जो है सपोज कर सकते हैं आपका ये बुक है, तो बुक और वाटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि इनमें जो भी एटम्स जो होते हैं इस बुक में और इस वाटर में जो आपके एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो डिफरेंट है। इसलिए जो अपने आसपास जो है आप डिफरेंट टाइप्स के जो है मैटर को ऑब्जर्व करते हैं। ये जो आपका स्टेटमेंट है इंडिविजिबल, जो जॉन डाल्टन के द्वारा जो है ये प्रपोज्ड किया गया है, क्या ये 100% करेक्ट है? या फिर जो आप यहाँ पे देख सकते हैं और देयर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनसाइड देम, या फिर जो है एटम्स के अंदर भी जो है कोई छोटे पार्टिकल, इसके कोई कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये भी हम लोग बहुत अच्छे से इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। और अगर इसके अंदर कोई अगर पार्टिकल्स प्रेजेंट है किसी भी एटम के अंदर, जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं, क्या जो है अगर एटम्स आपके अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, इट मीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनको जो है डिफरेंट एटम्स को लेकर के मॉडल दिया गया है।
ये कौन सा मॉडल है आपके, उस सारे मॉडल को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे एक एक करके। ये बहुत ही एक मेजर चैलेंज जो है साइंटिस्ट का क्या हुआ कि फिनिश हो गया। कब, आपका कह सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। ये जो है उसमें स्ट्रक्चर के जो एटम्स को आइडेंटिफाई करने में साइंटिस्ट क्या हुए आपके जो है सक्सेसफुल, उनको सक्सेसफुल मिली। उसके बाद से जो है आप ये देख सकते हैं कि वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो होती है एटम्स की, जो भी डिफरेंट डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है वो भी जो है वो एक्सप्लेन कर पाए एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। ये जो उनका जो इलुसिडेशन था स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को लेकर के, वो एक ऐसा नहीं है कि केवल एक ही एक्सपेरिमेंट से उन्होंने जो है एटम्स के सारे प्रॉपर्टीज को जो है आइडेंटिफाई कर पाए, नहीं, उनके लिए जो है एक जो है सीरीज था एक्सपेरिमेंट का, और इन सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट की वजह से जो है वो एटम्स के जो प्रॉपर्टीज हैं और उनके स्ट्रक्चर को लेकर के उनके माइंड में एक क्लैरिटी आ गई। उनका जो फर्स्ट इंडिकेशंस था एटम्स जो है आपका क्या था कि एटम्स जो है आपके नॉट इंडिविजिबल, एटम्स जो है आपका नॉट इंडिविजिबल, इट मींस एटम्स जो है इसको जो है आप क्या कर सकते हो, एटम्स को डिवाइड कर सकते हो। सीधा सीधा आपको याद रखना है कि एटम जो है डिविजिबल है। पहला जो जॉन डाल्टन का जो स्टेटमेंट था कि एटम आपका जो है इनडिविजिबल होता है, नहीं, एटम भी आपका जो है डिविजिबल है, उसको भी आप कई कई पार्ट्स में क्या कर सकते हो कि डिवाइड कर सकते हो। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये जो पॉसिबल हुआ इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव होता है कि जब किसी भी डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस में क्या होता है कि करंट की इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो हो रहा होता है। अब ये कैसे होता है, आइए जो हम इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपने जो है एक कॉम्ब लिया, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, आपने कॉम्ब लिया, अब इसको जो है ड्राई हेयर में इसको आपने जो है कॉम्ब किया, ड्राई हेयर आपके पास ड्राई हेयर है और इसको आप कॉम्ब करते हैं। उसके बाद से आप क्या करेंगे कि इस कॉम्ब को जो है आप स्मॉल पीस ऑफ पेपर है, ये स्मॉल पीस ऑफ पेपर क्या होगा कि पार्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि मैटर है। जब आप जो है इस कॉम्ब को जो है इसके ऊपर आप ले जाएंगे तो इसमें क्या होगा कि ये जो है चार्ज डेवलप होगा और इसके जो भी पार्टिकल्स हैं आपके कागज के जो स्मॉल पीस ऑफ जो पेपर है वो क्या होगा कि आपके कॉम्ब के प्रति जो अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होने की वजह से आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है इसके अंदर जो है आपका चार्ज डेवलप हो गया है, किसके अंदर, इस कॉम्ब के अंदर। और आपका जो ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है, क्योंकि आप रब कर रहे हो, आपने जो है रब किया किसको, कॉम्ब को, किसमें, हेयर में, तो आपने कहीं ना कहीं दो पार्टिकल्स को रब किया तो इस कॉम्ब में जो है चार्ज डेवलप हो गया, और चार्ज डेवलप होने की वजह से ये जो स्मॉल पीस ऑफ पेपर को जो है उसने जो है अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है ये प्रूव करता है कि जो भी आपके एटम्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो एक चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि जो आपका ये पीस ऑफ पेपर है, पीस ऑफ पेपर जो कहीं ना कहीं ये आपका मैटर का ही पार्ट है। इट मींस मैटर में क्या होता है कि आपका चार्ज होता है, और ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि एटम क्या है आपका डिविजिबल है, और ये किससे मिलकर के बना है, आपका चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बना है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिए कि किसी भी एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होता है। 1900 के अंत तक ये जो है कंफर्म किया जा चुका था कि एटम जो है इनडिविजिबल है, लेकिन उसके अंदर जो है एक चार्ज पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होता है। ये कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इसको किसने आइडेंटिफाई किया था, जे थॉमसन ने आइडेंटिफाई किया था। इट मींस आप कह सकते हैं कि फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल को जे थॉमसन ने एज ए इलेक्ट्रॉन के रूप में आइडेंटिफाई किया था। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, आंसर क्या हो जाएगा, जे थॉमसन। जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल आया था वो 1907 में आया था। इस पॉइंट को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको फोकस करना है इस पॉइंट पे। ई गोल्डस्टीन ने जो है 1886 में जो है एक न्यू रेडिएशंस को उन्होंने जो है डिस्कवर किया था, किसमें, गैस डिस्चार्ज में, और उसको उन्होंने जो है कैनाल रेज कह रहे होते हैं। कैनाल रेज ही बेसिकली, कैनाल रेज को ही एज ए प्रोटॉन के रूप में, एज ए प्रोटॉन के रूप में किसने आइडेंटिफाई किया था, रदरफोर्ड ने आइडेंटिफाई किया था। जब आप क्लास 11 का केमिस्ट्री आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इस पॉइंट की क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैनाल रेज ही आगे चल करके जो एज ए प्रोटॉन के रूप में क्या होता है कि आपका आइडेंटिफाई किया जाता है रदरफोर्ड के द्वारा। और बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन की जो ओरिजिन जो होती है वो कैथोड रेज से होती है,
कैथोड रेज से। जब हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये कैथोड रेज क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो मैं आपको उस वीडियो में जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि एटम के अंदर जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं और वो कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका कैनाल रेज है इसको सेकेंड एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में गोल्डस्टीन ने आइडेंटिफाई किया था। बेसिकली इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी कैनाल रेज की। ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन था, ये पॉजिटिव चार्ज से मिलकर के बना था। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि आपका ये अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की यहाँ पे क्या होती है कि आपकी डिस्कवरी होती है। ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स था इसका जो चार्ज था इस पे चार्ज भी था और इसका चार्ज आपका पॉजिटिव था और लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड था वो एज ए आपका इलेक्ट्रॉन के ही जैसे था, लेकिन इसका साइन या फिर कह सकते हैं कि इसका जो चार्ज था वो आप एज ए इलेक्ट्रॉन का आपका अपोजिट था। अप्रोक्सीमेटली इसका जो 200 टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स के आपके इसका क्या था मास था। ये जो कैनाल रेज की डिस्कवरी करी थी गोल्डस्टीन ने उसका मास जो है 200 टाइम्स क्या था इलेक्ट्रॉन से ज्यादा था। और इसको जो है हम किस नाम से बेसिकली यहाँ पे नाम भी दे रखा है प्रोटॉन कह रहे थे, लेकिन प्रोटॉन एज ए प्रोटॉन जो है कैनाल रेज से प्रोटॉन को किसने आइडेंटिफाई किया था, रदरफोर्ड ने। तो ये पॉइंट की क्लैरिटी आपको मिलेगी जब आप क्लास 11th या फिर मैं आप उस वीडियो का वेट कर सकते हैं जब मैं आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में डिटेल में स्टडी करवाऊंगा। तो बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन को एज ए रिप्रेजेंट करते हैं E- और प्रोटॉन को जो सिंपली हम स्मॉल p पॉजिटिव p उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपका प्रोटॉन जो है उसके ऊपर क्या होता है कि आपका प्लस यूनिट चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है माइनस यूनिट चार्ज होता है। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको याद रखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि +1 चार्ज प्रोटॉन के ऊपर एंड -1 चार्ज जो है आपका इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इट मीन्स यूनिट चार्ज प्रोटॉन के ऊपर +1 एंड -1 यूनिट चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इससे ये निष्कर्ष निकला कि एटम के अंदर दो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, और ये इनकी जो चार्ज जो होती है वो क्या होता है कि एक आपका प्लस होता है और एक आपका माइनस होता है और दोनों की जो ये बेसिकली ये दोनों ही चार्ज एक दूसरे को बैलेंस करते हैं एक एटम के अंदर। इसके बाद से ये जो स्टेटमेंट था आपका जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, जिन्होंने ये सजेस्ट किया था कि एटम्स कैसे होते हैं आपके इंडिविजिबल और इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। लेकिन ये जो डिस्कवरी हो रही है 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो आपके एटम्स के अंदर प्रेजेंट थे, और ये इस पॉइंट से क्या होता है कि डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी क्या हो जाता है, बिल्कुल आपका फेल्योर हो जाता है। इस एस्पेक्ट से आप कह सकते हैं। इसके बाद से जो है इस पॉइंट को लेकर के जो साइंटिस्ट थे उसके अंदर ये एक्साइटमेंट आया कि जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं और ये प्रोटॉन हैं वो एक एटम के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और इसी पॉइंट को लेकर के जो है डिफरेंट मॉडल्स आपको देखने को मिलते हैं किसके, एटम्स को लेकर के। और इसी डिफरेंट मॉडल्स को हम लोग जो है सीक्वेंस वाइज स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो आपका मॉडल इंपॉर्टेंट मॉडल है जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, वो स्टडी करेंगे। देन आफ्टर हम लोग स्टडी करेंगे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, एंड देन आफ्टर हम लोग लास्ट में 3 मॉडल आप कह सकते हैं, थर्ड मॉडल ऑफ एटम्स नील्स बोर के द्वारा दिया गया था। तो सीक्वेंस वाइज हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट मॉडल जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को स्टडी करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू जानेंगे कि जे थॉमसन कौन थे। जे थॉमसन एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। हम इनका नाम जो है फिजिसिस्ट के रूप में यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन स्टडी हम ये टॉपिक कर रहे हैं केमिस्ट्री में, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसे टॉपिक्स आपके फिजिक्स के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं वो केमिस्ट्री के भी कॉमन टॉपिक होते हैं। जब आप हायर लेवल पे केमिस्ट्री को स्टडी करते हो, जैसे कि एक टॉपिक आता है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स आपका बेसिकली ये फिजिक्स का भी टॉपिक है, और बेसिकली हम एटम्स के बारे में किसमें स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में। तो ये बेसिकली आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक हो जाता है। तो इस बात से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि फिजिसिस्ट थे और हम लोग इनको जो स्टडी कर रहे हैं केमिस्ट्री में। इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, 18 दिसंबर 1856 में हुआ था, सेताम हिल जो आपका मैनचेस्टर में क्या है कि सिचुएटेड है। इनको जो है फिजिक्स के क्षेत्र में 1906 में जो है फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज
के भी विनर थे। उनको जो है डायरेक्ट किया गया था कैवेंडिश लेबोरेटरी। ये कैवेंडिश कौन है, क्या इसका नाम आप लोगों ने सुना है? हेनरी कैवेंडिश, यस, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट रहे हेनरी कैवेंडिश, जिसने जो है हाइड्रोजन एलिमेंट की डिस्कवरी करी है। ये भी एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि हाइड्रोजन की डिस्कवरी किसने करी है? हेनरी कैवेंडिश ने करी है। इनको 35 इयर्स के लिए जो इनको डायरेक्ट किया गया था, ये जो कैवेंडिश लेबोरेटरी जो कहाँ पे सिचुएटेड है? कैम्ब्रिज में सिचुएटेड है। और इनके साथ जो है इसके और 7 रिसर्चर्स असिस्टेंट थे, उनको सब्सिक्वेंटली जो है नोबेल प्राइज उनको प्रोवाइड किया गया था, मतलब वो विनर रहे थे। तो ये छोटा सा पॉइंट है जे थॉमसन के रिस्पेक्ट में आप याद रख सकते हैं। आपसे एग्जाम से क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि उनको जो है किसके क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज दिया गया था और कब दिया गया था। 1906 में दिया गया था नोबेल प्राइज फिजिक्स के क्षेत्र में। थॉमसन एटॉमिक मॉडल को स्टडी करने से पहले आप जो इस इमेज पे फोकस कीजिए। इनके मॉडल को जो है 2 नाम से जाना जाता है, काफी फेमस मॉडल है। जे थॉमसन के मॉडल को हम फर्स्ट पॉपुलर नेम जानते हैं वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल ही है। सेकेंड मॉडल है आपका प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल जो है जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को ही हम कहते हैं। आप इसको जो है एक इमेज के थ्रू, वाटरमेलन के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उन्होंने ये कहा था कि ये जो आपके जो पॉजिटिव स्फीयर, ये जो बेसिकली पॉजिटिव स्फीयर जो होता है किसका होता है? प्रोटॉन का होता है। ये जो आप पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं वो पॉजिटिव स्फीयर बेसिकली आपका प्रोटॉन का होता है। और उसमें क्या होता है कि जो निगेटिव पार्ट है जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो इस पॉजिटिव स्फीयर में एम्बेडेड होता है। और इस तरीके से जो आपका एटम क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज इक्वल होता है। और आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि अगर पॉजिटिव चार्ज आप इक्वल होता है निगेटिव चार्ज में, इस केस में हम कहते हैं कि कोई भी स्पीशीज क्या है कि आपका न्यूट्रल है। तो उन्होंने कहा था कि एटम क्या होता है कि आपका न्यूट्रल होता है। लेकिन आगे चल करके बहुत सारे साइंटिस्ट ने आए और जब एटम्स की इस प्रॉपर्टीज को उन्होंने स्टडी किया तो इस पॉइंट को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो आपका एटम जो है वो न्यूट्रल है। इसलिए ये माना जाता है कि थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल क्या है कि आपका ये फ्लॉप कर जाता है। इट मींस इसको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलता है। देन नेक्स्ट मॉडल हम लोग स्टडी करते हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल्स को। तो आप यहाँ पे बेसिकली आपको एक ही पॉइंट पे याद रखना है कि वाटरमेलन में जैसे हम ये जो रेड पार्ट देखते हो ना, ये जो रेड पार्ट है ये प्रोटॉन होता है। ये क्या होता है? रेड पार्ट प्रोटॉन होता है। और इसमें जो ब्लैक सा जो सीड जो होता है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसी रेड वाले पार्ट में आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो इम्बेडेड होता है। तो सिंपल सा मॉडल है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल हम लोग स्टडी करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को स्टडी करने से पहले कुछ पॉइंट्स हम लोग अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में समझ लेते हैं। आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनसे रिलेटेड। इनका जन्म जो है 13 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रुप में हुआ था और इनको जो है फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के रूप में जाना जाता है। इनकी पॉपुलैरिटी है किनको लेकर के? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर। बेसिकली ये प्रॉपर्टी होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट के प्रॉपर्टी को बेसिकली हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन होते हैं? ऐसे टाइप के कुछ एलिमेंट है फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम। जिनका जो न्यूक्लियस जो होता है, इस टाइप के जो एटम के न्यूक्लियस जो होता है अनस्टेबल होता है। और ये अनस्टेबल होने की वजह से जो है ये अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज को ये उत्सर्जन करते हैं। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज जो होती है किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, जो अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज उत्सर्जन करने की जो ये प्रॉपर्टीज होती है, इसी प्रॉपर्टीज को बेसिकली हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो इनके लिए भी जो है ये फेमस है। कौन? आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और उन्होंने जो डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियस। आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब हम बात करते हैं न्यूक्लियस किसके अंदर? एक एटम के अंदर। तो इसकी डिस्कवरी तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने करी थी। लेकिन आपका एक सेकेंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और यहाँ से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। और ये न्यूक्लियस हम बात कर रहे हैं जब हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी के अंदर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर सेल, जिसे हम हिंदी में कोशिका कहते हैं। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करते हैं
तो इसमें भी इस सेल के अंदर भी जो एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इस न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। तो इन दोनों में आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसकी डिस्कवरी किसने करी थी, आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। सेकेंड केस में आपसे पूछा जा सकता है कि एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, जो है उसका आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। बेसिकली उन्होंने जो है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था एटम के जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट उन्होंने जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, और उनको जो है केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो है इन 1908 में जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इनके इंपॉर्टेंट मॉडल के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको स्टडी कर लेते हैं। रदरफोर्ड जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे इस बात को जानने के लिए जो आपके इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से एक एटम के अंदर जो है आपके अरेंज्ड होते हैं। इसके लिए उन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो है अल्फा रेज को सिलेक्ट किया था। अल्फा पार्टिकल्स को बेसिकली उन्होंने जो है बम्बार्टमेंट करवाया था किसके ऊपर? थीन गोल्ड फॉइल। और उन्होंने जो है थीन गोल्ड फॉइल को ही सिलेक्ट क्यों किया था? बेसिकली आपका ये गोल्ड जो है एक इंपॉर्टेंट जो है आपका मेटल होता है, जिसका सिंबल बेसिकली Au होता है, एटॉमिक नंबर 79 होता है, और इसे हम एरम कहते हैं, और एरम बेसिकली इसका लैटिन नेम होता है। तो इसको उन्होंने जो गोल्ड फॉइल को सिलेक्ट किया था इसलिए क्योंकि इस गोल्ड के अंदर जो है एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है, मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टीज, जिससे क्या होता है कि इसको हम थीन शीट में जो है वो कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी मेटल को। यही प्रॉपर्टीज मेटल का जो है मैलिएबिलिटी कहलाता है। और ये जो उन्होंने क्यों सेलेक्ट किया था, गोल्ड फॉइल ही उन्होंने क्यों सेलेक्ट किया था, यहां से आपके DSSB DGT नेचुरल साइंस एग्जाम्स में डायरेक्टली स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपसे पूछा यह गया है कि क्यों उन्होंने जो गोल्ड फॉइल को सिलेक्ट किया, इसके पीछे क्या लॉजिक था। तो लॉजिक यही था कि वो चाहते थे कि ही वांटेड एज थिन एज लेयर एज पॉसिबल, जितना ज्यादा उसकी जो लेयर जो होता है वो पतला हो सके उतना ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट के लिए क्या होगा कि बेस्ट होगा। और ये गोल्ड फॉइल जो होता है अबाउट 1000 एटम्स थिक होता है। और बेसिकली अब हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, जान लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स की जब हम बात करते हैं तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है ना उसके इक्वल हम मानते हैं इसको। हीलियम के न्यूक्लियस के इक्वल हम मानते हैं अल्फा, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2He4। इट मींस हीलियम के ऊपर भी क्या होता है कि आपका डबल पॉजिटिव चार्ज जब हम कंसीडर करते हैं, उसी प्रकार से आपका अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी आपका डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसका जो मास कितना होता है आपका 4 AMU होता है, 4 AMU होता है अल्फा पार्टिकल्स का भी। और जब हम बात करते हैं हीलियम एटम का तो बेसिकली आपको याद यही रखना है कि अल्फा पार्टिकल आप ऐसे कह सकते हैं कि 2He4 होता है इसका, और इसका मास कितना होता है अल्फा पार्टिकल का 4 होता है। और आपके एग्जाम्स में ये भी पूछा गया है कि अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है 4 AMU होता है। इनके एक्सपेरिमेंट को हम लोग इस डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बेसिकली उन्होंने जो भी पॉइंट्स उन्होंने जो है जब वो बम्बार्टमेंट करवा रहे होते हैं ये थीन गोल्ड फॉइल में किसका, अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो उन्होंने 3 कंडीशंस को उन्होंने पाया था कि जब वो अल्फा पार्टिकल्स के बीम को जो है अब थीन गोल्ड फॉइल पे जो है जब ये बेसिकली वो फॉल कराते हैं तो पहला कंडीशन उसको ये ऑब्जर्व होता है कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्टली क्या हो रहे हैं कि एक पार से दूसरे पार चले जा रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन उनको ये समझ में आया कि जो भी आपके पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स एक पार से दूसरे पार चले जा रहे हैं। सेकेंड कंडीशन उन्होंने ऑब्जर्व ये किया कि कुछ पार्टिकल्स में क्या देखने को मिल रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ एंगल से जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। आप यहाँ देख भी सकते हैं कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स, ये सेकेंड कंडीशन था डिफ्लेक्शन वाला। थर्ड कंडीशन उन्होंने ऑब्जर्व ये किया कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो टकरा करके जो है उनका बाउंस बैक हो रहा है या फिर रिबाउंड हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि आप ये जो वॉल है और आपने क्या किया कि किसी गेंद से बेसिकली आपका ये गेंद है और आपने जो है इस पे फॉल करवाया,
तो कुछ समय के बाद जब इस पे आप फॉल करेंगे, गेंद जो है इससे टकराएगी और उसके बाद से जो है इसी पाथ पे जो है वो रिबाउंड हो जाएगी, इट मींस वो बाउंस बैक हो जाएगा। तो तीसरा कंडीशन उन्होंने जो है वो बाउंस बैक या फिर रिबाउंड, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, क्या उनका रिबाउंडिंग हो रहा था या फिर उनका बाउंस बैकिंग हो रहा था। तो 3 कंडीशंस उन्होंने जो है ऑब्जर्व किया था। आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, एंड सेकेंड पॉइंट, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स, एंड द सरप्राइजिंगली, ये इस बात से बहुत ज्यादा वो आश्चर्य थे कि 1 आउट ऑफ द एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर्ड इन द रिबाउंड, उसमें बाउंस बैकिंग की भी जो है पार्टिकल्स की कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा था, कुछ अल्फा पार्टिकल्स में बाउंस बैकिंग हो रही थी। नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल है नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। नील्स बोर एटॉमिक मॉडल को जब हम कंपैरिजन करते हैं जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से एंड रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से, तो ये जो मॉडल है, जो भी ड्रॉबैक्स थे जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल्स के और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के, इन मॉडल्स के ड्रॉबैक्स को जो है वो दूर करने में ये नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल काफी हेल्पफुल होता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इस मॉडल को जो है नील्स बोर सर ने जो है प्रपोज किया था, और इस मॉडल की क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसको स्टडी करने से पहले कुछ पॉइंट्स हम स्टडी कर लेते हैं जो नील्स बोर से रिलेटेड हैं और डायरेक्टली आप एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है। इनका जन्म जो है कोपेनहेगन में हुआ था। कोपेनहेगन जो है बेसिकली एक डेनमार्क की कैपिटल है। डेनमार्क एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है। जब आप वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो डेनमार्क के आसपास आप कुछ कंट्री देख सकते हैं, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया और फिनलैंड हो गया, ये इसके आसपास की कंट्री है जिसका कैपिटल जो है कोपेनहेगन है, और यही कोपेनहेगन में जो इनका जन्म हुआ था 7 अक्टूबर 1885 में, और ये फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में इन 1916 में। उनको जो है इन 1922 में नोबेल प्राइज भी मिला था, किसके स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि उन्होंने वर्क किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। इन्होंने जो है जब ये प्रोफेसर थे तो उन्होंने कुछ बुक को रिटन किया था। आप इंपॉर्टेंट बुक यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट बुक द थियरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड द एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड एटॉमिक थियरी, एंड थर्ड इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। आपके TTSP TGT के एग्जाम्स में इस टाइप से क्वेश्चंस फ्रेम किया जा सकता है, 4 बुक दे करके इसमें से पूछा जा सकता है इन में से जो कौन से बुक जो है वो इनके द्वारा, नील्स बोर सर के द्वारा नहीं लिखा गया है। इस टाइप से क्वेश्चंस आपके TTSP TGT के एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा गया है। जब आप ये देखेंगे NCERT को रीड करेंगे तो ब्रैकेट में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं, और एक्स्ट्रा फैक्ट से भी वो क्वेश्चंस पूछा गया है जब आप एनालाइज करेंगे TTSP TGT नेचुरल साइंस 2021 के पेपर को। तो आप किसी भी फैक्ट को जो है आप वो स्किप नहीं कर सकते हैं। तो आप याद रख सकते हैं इनके 3 बुक्स, द थियरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड द एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सेकंड एटॉमिक थ्योरी, एंड थर्ड द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। अब हम डिस्कस करते हैं इनके मॉडल के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इनका मॉडल जो है सिमिलैरिटी को शो करता है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से। कैसे? बेसिकली जो है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड सर ये कह रहे थे कि जो आपके सेंटर में जो आपका न्यूक्लियस होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करता है, और जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो एनर्जी को ये रेडिएट करता है। एनर्जी को रेडिएट करने की वजह से एक ऐसा समय आएगा कि इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी समाप्त हो जाएगी इस इलेक्ट्रॉन की, और अल्टीमेटली जो है इलेक्ट्रॉन जो है आपका न्यूक्लियस में गिर जाएगा। न्यूक्लियस में गिर जाने से इस एटम का जो है, जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो एटम का एग्जिस्टेंस है, इट मींस एटम का एग्जिस्टेंस ही खतरे में है। जब एटम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आप मैटर कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो इसी पॉइंट को जो है बखूबी जो है नील्स बोर सर ने जो एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके रिवॉल्व तो करते हैं लेकिन एक डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में वो रिवॉल्व करते हैं, और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो है डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में जो है वो रिवॉल्व करता है तो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। जब वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा तो उसकी एनर्जी जो है वो सेफ रहेगी, और एनर्जी जब सेफ रहेगी तो इलेक्ट्रॉन का भी जो एग्जिस्टेंस बना रहेगा, और आप ये कह सकते हैं कि एटम का भी एग्जिस्टेंस बना रहेगा, और आप अल्टीमेटली मैटर का जो एग्जिस्टेंस बना रहेगा। और ये जो आपके ये जो ऑर्बिट्स और ये जो सेल्स होते हैं, जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स और सेल्स को हम बेसिकली एनर्जी लेवल्स कह रहे होते हैं। इस पॉइंट को आपको याद रखना है,
और ये जो ऑर्बिट्स और जो सेल्स जो होते हैं इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैपिटल लेटर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल के, कैपिटल एल, कैपिटल एम एंड कैपिटल एन। और इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर के थ्रू भी जो है, स्मॉल एन मीन्स 1 2 3 4 इस नंबर के थ्रू भी जो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इट मीन्स अगर आप फर्स्ट सेल की बात करते हो तो क्या हो जाएगा के सेल, सेकेंड सेल की बात करते हो एल सेल, एंड थर्ड सेल की बात करते हो तो एम सेल, एंड फोर्थ सेल की बात करते हो तो एन सेल। आप इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं कि अब एन की वैल्यू अगर 1 है तो उसे आप क्या कहोगे, के सेल कहोगे। एल की वैल्यू यहाँ पे करेक्ट करना है आपको, 2 है तो आपका एल सेल हो जाएगा, एन की वैल्यू आपका 3 है एम सेल हो जाएगा, एन की वैल्यू आपका 4 है तो आपका एन सेल हो जाएगा। और ये आपका क्या है कि फ्यू एनर्जी लेवल्स है किसी भी एटम का। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि के सेल आपका ये है, फिर उसके बाद से एल सेल, के सेल बेसिकली 1 को रिप्रेजेंट करेगा, एल सेल आपको 2 को रिप्रेजेंट करेगा, एम सेल 3 को और एन सेल 4 को। तो छोटा सा पॉइंट्स था किससे रिलेटेड, नील्स बोर एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड। नेक्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आप कह सकते हैं, न्यूट्रॉन्स। जब हम बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में तो आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होने चाहिए कि मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ, मैं न्यूट्रॉन की बात कर रहा हूँ। तो यही आपका थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स कह सकते हैं, न्यूट्रॉन्स होता है। यहाँ पे मैं जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं इसकी क्या हिस्ट्री रही, कैसे जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, कैसे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, कैसे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इस पॉइंट को मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 4 उस पे बेस्ड है। तो बहुत ज्यादा ये वीडियो की लेंथ हो जाएगी जब मैं डिस्कस करने लगूंगा कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो हम लोग जो भी नेक्स्ट ये पॉइंट्स हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। बेसिकली आपको इन पॉइंट पे फोकस करना है जहां से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड। तो आइए हम लोग देख लेते हैं न्यूट्रॉन से क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। जेम्स चैडविक ने जो सबसे पहले न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करी थी इन 1932 में। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट सा पार्टिकल होता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है किसी भी एटम का, और ये जो है प्रत्येक न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। जब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस, वो भी एटम्स के न्यूक्लियस, नॉट सेल, ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। सब न्यूक्लियस में ये प्रेजेंट होता है आपका न्यूट्रॉन एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अगर आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाए कि किस एटम्स के न्यूक्लियस में जो है हाइड्रोजन न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। लेकिन इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेसिकली मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम 1H1 एंड सेकेंड ड्यूटेरियम 1H2 एंड थर्ड ट्राइटियम 1H3। जब हम बात करते हैं प्रोटियम के केस में तो प्रोटियम के केस में जो है न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, प्रोटियम के केस में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, लेकिन ड्यूटेरियम के केस में और ट्राइटियम के केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसमें भी पाया जाता है और इसमें भी पाया जाता है। बेसिकली हम कैसे जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए। आप जब जो है मास नंबर में से मास नंबर को बेसिकली हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपकी यूनिट जो होती है, ये जो आपकी 2 वाली यूनिट हो गई, ये 3 वाली जो यूनिट हो गई, ये बेसिकली मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है, मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए मास नंबर से किसको माइनस कर देते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, नंबर ऑफ प्रोटॉन से माइनस करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में देखिए आप, इन केस ऑफ प्रोटियम, इन केस ऑफ प्रोटियम में जो मास नंबर क्या है, मास नंबर आपका 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि प्रोटियम के केस में कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। सेकेंड केस क्या है आपका ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम का जो मास नंबर जो होता है वो कितना होता है आपका 2 होता है, मास नंबर 2 होता है, और इसमें से आपको माइनस करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली यूनिट जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का होता है, ये आपका 1 हो जाएगा। तो इस केस में आपका नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होगा वो कितना होगा, 1 होगा। किसके केस में, ड्यूटेरियम के केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 हो जाएगा। थर्ड केस है आपका ट्राइटियम, ट्राइटियम के केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा, आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे भी जो है ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू बेसिकली जो है मास नंबर की वैल्यू से आपको माइनस करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे दे रखा है, सबसे पहले तो वैल्यू पुट कीजिए, ए की वैल्यू क्या है 3, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो जाएगी आपकी 2। इट मीन्स
ट्राइटियम के केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ द प्रोटियम कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। ड्यूटेरियम के केस में 1 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है और ट्राइटियम के केस में 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। किसी भी एटम का जो मास होता है उस एटम में प्रेजेंट न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मास के सम के बराबर होता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एटम के मास को लेकर के, आपको याद रखने चाहिए। इस टेबल से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करते हैं। यहाँ पे जो है आपके 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है? E माइनस, आप याद रखेंगे। इस पे चार्ज कितना होता है? माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब जो है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। रिलेटिव चार्ज आप देख सकते हैं -1। इसका मास कितना होता है केजी में? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। आपको ये पॉइंट, ये डाटा याद रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इससे आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे भी जो है आप -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 ही याद रखें, इसको आप स्किप कर सकते हैं। एमयू में मास कितना होता है? यू मीन्स व्हाट? यू मीन्स आपका एटॉमिक मास यूनिट होता है, 0.00054 होता है। किसके केस में? इलेक्ट्रॉन के केस में। प्रोटॉन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटॉन का सिंबल स्मॉल p होता है। इस पे चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस चार्ज इस पे होता है प्रोटॉन के केस में। प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब आप प्रोटॉन के केस में चार्ज याद रखेंगे। +1 इसका रिलेटिव चार्ज होता है और इसका मास कितना होता है? 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 और किसमें होता है? केजी में होता है। एमयू में मास कितना होता है प्रोटॉन का? 1.00727 होता है। ये क्या है आपका? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जो सिंबल है स्मॉल n होता है। ये जो इसका चार्ज बेसिकली इस पे न्यूट्रल चार्ज होता है। यहाँ पे भी 0 देख सकते हैं, यहाँ पे भी 0 देख सकते हैं। इसका मास कितना होता है? इसका मास जो है प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1.67 और 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी होता है। ये आपका न्यूट्रॉन का मास होता है। एमयू में मास कितना होता है न्यूट्रॉन का? 1.00867 होता है। और यहाँ पे इस टेबल पे आपको फोकस करना है। बेसिकली ये क्या है आपका अप्रोक्स वैल्यू दे रखी है किसकी? मास अपॉन यू की वैल्यू। यू मीन्स व्हाट? यू मीन्स आपको याद रखना है एटॉमिक मास यूनिट। तो इलेक्ट्रॉन के केस में इसकी वैल्यू 0 होती है, प्रोटॉन के केस में इसकी वैल्यू 1 होती है और न्यूट्रॉन के केस में इसकी वैल्यू 1 होती है। अब हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक ऑर्बिट्स या फिर सेल के अंदर कैसे होता है। इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, बोर एंड बरिज ने। इन्होंने जो है लॉज को कुछ सजेशंस दिए हैं, किसको लेकर के? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के। उनका फर्स्ट रूल ये कहता है कि कोई भी सेल हो, मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं जब हम लोग डिस्कस किए थे नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। के सेल, एल सेल और एम सेल, ये आपके 4 सेल होते हैं। के सेल को हम फर्स्ट सेल कह रहे थे, एल सेल को हम सेकंड सेल कह रहे थे, एम सेल को हम थर्ड सेल कह रहे थे और एन सेल को हम फोर्थ सेल कह रहे थे। तो के सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एल सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, एम सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं और एन सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। किसके हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं? 2n² एक फॉर्मूला उन्होंने जो प्रपोज किया है बोर एंड बरिज ने। इसकी हेल्प से जो है हम किसी भी सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट सेल के सेल में जो है कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बेसिकली आपको जो है n की वैल्यू की जगह पे आपको 1 पुट करना है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं 2n²। 2n² में n की वैल्यू आप पुट कीजिए 1, तो आप ये पाएंगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर आपको 2 मिल जाएगा। और यहाँ पे देख भी सकते हैं सेकेंड केस में एल सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। इसमें भी जस्ट आपको 2n² फॉर्मूला अप्लाई करना है। n के जगह पे आपको जो, क्योंकि ये सेकंड सेल है तो n की जगह पे आप 2 वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू n 2 का स्क्वायर हो जाएगा, आपका ये वैल्यू 8 हो जाएगा। 8 वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हैं। इट मीन्स जो है सेकंड ऑर्बिट और एल सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 रह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो है थर्ड ऑर्बिट और एम सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 18 रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। इस पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2n²। n की जगह पे आप वैल्यू रखेंगे 3 क्योंकि आप थर्ड सेल की बात कर रहे हैं। 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 इंटू
9 इक्वल आपका 18। इट मींस थर्ड ऑर्बिट और एम सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 18 रह सकते हैं। फोर्थ ऑर्बिट और एन सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं? 32। ठीक, जस्ट आपको इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। एन की जगह पे वैल्यू आपको क्या रखना है? 4 रखना है। 2 इंटू 4 का स्क्वायर रखेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो है फोर्थ ऑर्बिट और एन सेल में कितने हो सकते हैं? 32। ये जो आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सेल में कितने रह सकते हैं, ये वैल्यू आपका जो है अच्छे से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो सकते हैं किसी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है 8 हो सकते हैं। ये चीजें अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं डिटेल में जब हम लोग ये इस चार्ट को डिस्कस करेंगे तब। और बहुत अच्छे से ये आपका जो ये सेकेंड रूल है वो समझ में आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका रूल है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन गिवन सेल अनलेस देयर इनर सेल्स आर फिल्ड। इट मींस जो भी आपके जो सेल हैं ये जो है आपके स्टेप वाइज मैनर में फिल होते हैं। सबसे पहले आपका के सेल फिल होगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। देन उसके बाद से एल सेल आपका फिल होगा, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। देन आफ्टर आपका जो है एम सेल फिल होगा। तो ऐसे करके जो स्टेप वाइज मैनर में क्या होता है कि आपका सेल की फिलिंग होती है। सेल्स नॉट सेल। सेल से आपको कंफ्यूज नहीं होता है कि ये भी सेल होता है, जिसका मीनिंग होता है कोशिका। और हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं SHELLS सेल्स। ओके, इस चार्ट के थ्रू जो है आप समझ सकते हैं कि कैसे जो है हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। फर्स्ट केस है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के केस में आपको 1 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। आपने डायरेक्ट जो है 1 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया, किसमें? के सेल में। यहाँ पे सेकेंड है आपका हीलियम। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। के सेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया। लिथियम के केस में आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग दिखानी है। 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने के में फिल किया। मैक्सिमम जो है आप के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन्स को आप जो है 1 इलेक्ट्रॉन को आप जो एल सेल में फिल करेंगे। बेरिलियम के केस में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने, 2 इलेक्ट्रॉन आपने जो है के सेल में फिल किया और एल सेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन को फिल किया। बोरॉन के केस में देखिए 5 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने जो है के सेल में फिल किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स आपने जो एल सेल में फिल किया है। ठीक उसी प्रकार से कार्बन के केस में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने हैं, 2 आपने के सेल में फिल किया और एल सेल में आपने जो 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया। नाइट्रोजन के केस में आपको जो 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने के सेल में फिल किया और एल सेल में आपने जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया। ऑक्सीजन के केस में देखिए, ऑक्सीजन के केस में बेसिकली आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने जो के सेल में फिल किया और 6 इलेक्ट्रॉन्स आपने जो एल सेल में फिल किया। उसके बाद से आप यहाँ पे फ्लोरीन को देखेंगे, फ्लोरीन में बेसिकली 9 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स के सेल में आपने फिल किया, 7 इलेक्ट्रॉन्स आपने जो एल सेल में फिल किया। नेक्स्ट है आपका नियोन। नियोन में बेसिकली आपको जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने के सेल में फिल किया और 8 इलेक्ट्रॉन्स आपने जो एल सेल में फिल किया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो नियोन जो होता है एक नोबेल गैसेस होता है और इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक्सेप्ट हीलियम, एक्सेप्ट हीलियम जितने भी नोबेल गैसेस हैं आपके नियोन हो गए, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, सबके आउटर मोस्ट सेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम के केस में आपको 11 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग दिखानी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने के में फिल किया, 8 इलेक्ट्रॉन्स आपने एल में और 1 इलेक्ट्रॉन्स आपने एम में फिल किया। मैग्नीशियम के केस में आपको 12 इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग दिखानी है, 12 इलेक्ट्रॉन्स की, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने के सेल में फिल किया, 8 आपने जो है एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को आपने फिल किया। यहाँ से आपका एम सेल बेसिकली स्टार्ट हो जा रहा है इसी स्टेप से, क्योंकि के सेल में एल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, उसके बाद से आपका एम सेल की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट एल्युमिनियम के केस में आपको 13 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग दिखानी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने के सेल में फिल किया, एल सेल में आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया और एम सेल में आपने जो 3 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया। सिलिकॉन के केस में आपको जो है 14 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग दिखानी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने जो के सेल में फिल किया और एल सेल में आपने जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया और रिमेनिंग जो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके एम सेल में चले जाएंगे। नेक्स्ट है आपके फास्फोरस के केस में आपको 15 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने के में फिल किया, 8 आपने जो है एल में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल किया और एम सेल में आपने जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल किया। नेक्स्ट है फास्फोरस। फास्फोरस
को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि इसमें जो है 15 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने हैं। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर के केस में आपको जो 16 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग दिखानी है। 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने जो के सेल में फिल किया, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स जो रिमेनिंग थे उसको आपने जो एम सेल में फिल किया। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन के केस में आपको जो है 17 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग दिखानी है। 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने के सेल में फिल किया, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल किया और रिमेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स आपने जो एम सेल में फिल किया। ऑर्गन के केस में आप देख सकते हैं कि ऑर्गन के केस में टोटल आपको 18 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग दिखानी है। 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने के में फिल किया, एल में आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल किया और रिमेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स आपने जो है एम सेल में फिल किया। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ऑर्गन जो है एक नोबेल गैसेस है और इसके आउटर मोस्ट सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। यहाँ से आपके एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपसे दे दिया जाएगा कि सल्फर का जो है एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा अकॉर्डिंग टू द बोर-बरीज लॉ वो क्या होगा, तो वहां पे आपका आंसर हो जाएगा 286 हो जाएगा सल्फर का। तो इस टाइप से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैलेंसी। वैलेंसी को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। वैलेंसी मीन्स होता क्या है? वैलेंसी मीन्स आपका जो है कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है किसी भी एलिमेंट को, उसी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि आप उसकी वैलेंसी कहलाती है। और ये जो आउटर मोस्ट सेल में जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये मान लीजिए कि आपका ये सल्फर है। सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ये आपका आउटर मोस्ट सेल सल्फर का कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो आप ये कहेंगे कि जो जितने भी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, उसको बेसिकली हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सल्फर के केस में जो है उसमें कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट वाज ऑब्जर्व दैट atoms of the elements completely filled with 8 electrons in the outermost cell so little chemical activity। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट किसके लिए कहा जा रहा है? नोबेल गैसेस के लिए कहा जा रहा है। बेसिकली नोबेल गैसेस के केस में एक्सेप्ट हीलियम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होती है स्टेबल अरेंजमेंट मानी जाती है और इस टाइप के जो एलिमेंट जो होते हैं थोड़ा सा लेस एक्टिव होते हैं। इट मीन्स उनको हम इनर्ट गैसेस के नाम से जानते हैं। इनर्ट मीन्स ये नहीं कि वो बिल्कुल ही रिएक्टिव नहीं, वो रिएक्शन ही में ही पार्टिसिपेट नहीं करते, थोड़ा सा वो इनर्ट होते हैं और इनकी एक्टिविटी क्या होती है? थोड़ी स्लो हो जाती है जब उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जो आपके इनर्ट गैसेस की जो वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है? इन अदर वर्ड्स देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वैलेंसी 0। इनर्ट गैसेस की जो वैलेंसी जो होती है वो आपकी 0 होती है। तो आप ये कह सकते हैं, आपसे पूछा जाए कि हीलियम की वैलेंसी कितनी होती है, तो आप ये कहेंगे कि बेसिकली हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल अरेंजमेंट मानी जाती है। एक्सेप्ट हीलियम जितने भी नोबेल गैसेस है सबके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसकी वैलेंसी कितनी होगी? आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए नोबेल गैसेस की तो आपका आंसर होना चाहिए 0। Inert elements, helium atoms has 2 electrons in its। आप ये वही पॉइंट्स ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं वही पॉइंट है। जस्ट आपको रीड भी करना है, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा इस लेक्चर का। An outermost cell which had 8 electrons was said to its positive octet। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम्स के आउटरमोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो उसको एक अनदर टर्म दे रहे होते हैं कि वो ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है। कोई भी एटम्स जो होता है उसकी यही मंशा होती है। हर एक एटम्स की जितने भी पीरियोडिक टेबल में आप एलिमेंट देख रहे हैं उसके एटम्स की यही मंशा है, प्रत्येक एलिमेंट के एटम की कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और इसी के लिए वो क्या करता है कि वो अपने पास वाले एटम से वो रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद से अपने जो आउटर मोस्ट सेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जाते हैं फिर उसके बाद से उसकी जो भूख है वो शांत हो जाती है। तो हर एक एटम्स क्या करता है, इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, कभी वो गेन करेगा, कभी वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। तो 3 कंडीशंस आता है किसी भी एटम्स के पास जिसके थ्रू वो अपने ऑक्टेट को वो कंप्लीट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन के मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है और ये जो कार्बन जो है अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा होता है।
ये जो है क्लोरीन, क्लोरीन के केस में देखते हैं तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन्स को इट मींस अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। सोडियम के केस में देखते हैं, सोडियम क्या कर रहा होता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है और ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। एक इलेक्ट्रॉन को लूज होने की वजह से सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसके वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 हो जाता है और ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट मानी जाती है। क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर क्या होता है, एक निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, बेसिकली जो है हम यहाँ पे वैलेंसी को एक अनदर टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है किसी भी एटम्स के द्वारा जो गेन किया जाता है या फिर लूज किया जाता है या फिर शेयर किया जाता है, किसके लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, इसके थ्रू, आउटर मोस्ट सेल के थ्रू। इसी को डायरेक्टली एक टर्म में हम कंबाइनिंग कैपेसिटी भी कह सकते हैं कि उस एटम की जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की कैपेसिटी है, या फिर जो है कंबाइन करने के इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी 4 है, या फिर वो एक इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर सकता है, या फिर वो एक या सारे इलेक्ट्रॉन्स या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो, अगर वो शेयरिंग कर रहा है तो उसकी एक कैपेसिटी हो जाएगी। और इसी कैपेसिटी को बेसिकली हम क्या कह रहे होते हैं, वैलेंसी कह रहे होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि यहाँ पे केस है आपका हाइड्रोजन, लिथियम एंड द सोडियम। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन की जो आपकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, तो हाइड्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी बेसिकली 1 होती है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन के केस में उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये 1 इलेक्ट्रॉन्स को और ये क्या कर रहा होता है कि वो जो है इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसके लिए वो शेयरिंग करता है। अब किसी भी एटम के साथ शेयरिंग करके वो अपने ऑक्टेट को बेसिकली नहीं कंप्लीट करता है, वो डुप्लेट कंप्लीट करता है, डुप्लेट। और वो हीलियम के जैसा बिहेव करना पसंद करता है, कौन, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है आपका, इसलिए आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की जो वैलेंसी क्या हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी। लिथियम के केस में क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे और आपके एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि लिथियम की वैलेंसी कितनी होती है। बेसिकली लिथियम का क्या है कि लिथियम का जो है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन्स को ये भी लूज करता है और ये किसके जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, हीलियम के जैसा। हीलियम के जैसा बिहेव करना स्टार्ट हो जाएगा। इस केस में आप कह सकते हैं कि जो लिथियम की जो वैलेंसी है वो क्या है, आपकी 1 होती है। सोडियम के केस में बात करते हैं, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे लिखें और 281 होती है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है कि लूज करता है और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी, आपकी 1 हो जाएगी। इस चार्ट में भी जो है आप अच्छे से देख सकते हैं डिफरेंट जो भी आपके एलिमेंट्स हैं 1 to 18 तक के एलिमेंट्स को यहाँ पे जो है इसकी वैलेंसी दे रखी है। यहाँ पे इस चार्ट को मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं आपको। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लिथियम की कितनी हो जाएगी, हीलियम की कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जितने भी आपके नोबेल गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस, इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। देखिए आप यहाँ पे, ये आपका हीलियम का 0 हो गया। नेक्स्ट आपका जो है आर्गन नॉट आर्गन, नियॉन का 0 हो जाएगा और ये आर्गन का भी 0 होता है। बेसिकली ये भी आपका नोबेल गैसेस है। हीलियम का जो है आपका, हीलियम का 0 हो जाएगा वैलेंसी, एंड लिथियम का 1 हो जाएगा। ये आपके एग्जाम्स में ट्रिपल टीजीटी नेचुरल साइंस के एग्जाम्स में पूछा गया है कि लिथियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। बेरिलियम के केस में देखिए उसकी वैलेंसी 2 होती है। बोरॉन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। और कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे देखिए 4 होती है, 4 होती है। नाइट्रोजन की वैलेंसी देखिए आप यहाँ पे, नाइट्रोजन की वैलेंसी आपको जो है 3 देखने को मिलेगी। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों नहीं इसकी वैलेंसी जो, जैसे कि आप यहाँ पे लिखोगे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका 2 5 होता है, तो इनको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 3। इसलिए हम कह सकते हैं इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, आपकी 3 हो जाएगी। और ऑक्सीजन के केस में भी देखिए 2 हो जाती है। 2 इसलिए होती है क्योंकि ये जो आपका ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है उसको, इसलिए वो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो कंबाइन करेगा। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की होगी। इसलिए कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है आपकी 2 हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 1 है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नियॉन के केस में 0 होता है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ।
सोडियम के केस में देखिए, सोडियम के केस में जो है इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है, 1 होती है। ये एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या करता है कि वो लूज कर देता है। जैसे कि आप यहाँ पे लिखेंगे सोडियम, तो सोडियम के केस में 281 होता है, 281 एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये जो क्या ऑब्टेन कर लेगा, इसकी वैलेंसी मींस इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 होती है। मैग्नीशियम के केस में क्या होती है, वैलेंसी 2 होती है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज करता है और एज ए रिजल्ट अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। 282 जैसे हम लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके अपने ये ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। इट मींस इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 हो जाएगी। एल्युमिनियम के केस में देखिए इसकी वैलेंसी 3 होती है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 होता है। 3 इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज करके अपने ऊपर बेसिकली ये ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज को बियर कर, जब 3 इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज करेगा तो, और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सिलिकॉन के केस में देखिए, सिलिकॉन के केस की वैलेंसी जो होती है 4 होती है, क्योंकि ये क्या करता है कि 284 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज करके 28 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका ये 4 हो जाएगा। कभी कभी जो है कुछ एलिमेंट्स जो है वेरिएबल वैलेंसी को भी शो करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फास्फोरस। फास्फोरस जो है 3 भी वैलेंसी शो करता है और 5 भी वैलेंसी शो करता है। तो थोड़े से एक्सेप्शनल होते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स, इसको आपको बेसिकली याद रखना है कि ये फास्फोरस जो 3 भी वैलेंसी को शो करता है और 5 भी वैलेंसी को शो करता है। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर के केस में आप देखिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है, सल्फर के केस में 2 होती है, यहाँ पे दे रखा है 286 होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी, 2 हो जाएगी। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन के केस में देखिए आपका जो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी बेसिकली 1 होती है, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब आप ये लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 क्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन की इसकी रिक्वायरमेंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या करेगा, मतलब वो कंबाइन कर सकता है या फिर जो है वो एक्सेप्ट करेगा। बेसिकली कंबाइनिंग का मतलब ये नहीं कि जो है केवल वो इलेक्ट्रॉन को देना या फिर लेना, इसका मतलब ये है कि वो दे भी सकता है, ले भी सकता है, या फिर वो शेयर भी कर सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक टर्म में जो है आपकी वैलेंसी जो होती है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका आर्गन। आर्गन के केस बेसिकली ये आपका जो है नोबेल गैसेस है, इनर्ट गैसेस है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, आपकी 0 होती है। आई होप आपको जो एक वैलेंसी का छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और आप ये ट्राई करेंगे इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है वैलेंसी को एक बार गो थ्रू हो जाए, क्योंकि आपके एग्जाम से डायरेक्टली पूछा जा सकता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी है। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम? क्या होगी मैग्नीशियम की वैलेंसी? मैग्नीशियम की वैलेंसी आपकी 2 हो जाएगी और एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 हो जाएगी। और ऑलरेडी ये फ्लोरीन की भी वैलेंसी आप देख सकते हैं कितनी होती है, फ्लोरीन की 1 होगी और ऑक्सीजन की 2 होगी। तो सारे पॉइंट्स ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करने थे, ऑलरेडी मैं सॉल्व कर दिया इसको। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो वेरी सिंपल टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं आपसे कहूं किसी भी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वही उस एटम का जो है एटॉमिक नंबर कहलाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये है आपका कार्बन, कार्बन का एटॉमिक, कार्बन में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो आप ये कहेंगे 6 जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इस किस्म के केस में, कार्बन के केस में। इसलिए कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, एक ही स्टेटमेंट में आपको याद रखना है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन ये प्रोटॉन के इक्वल होता है। एटॉमिक नंबर देखिए यहाँ पे आप एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, और इसके कितने इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, 1 होते हैं। कार्बन के केस में देखिए इसका जो एटॉमिक नंबर जो है 6 होता है, और इससे हम जो है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 6 हो जाएंगे। और बेसिकली एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे एग्जाम से पूछा जा सकता है कि जो आपका एटॉमिक नंबर को किस कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। आंसर क्या होगा, कैपिटल Z। मैं आपको बता दूं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में नॉट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बेसिकली इज मैटर अराउंड अस प्योर, यस इज मैटर अराउंड अस प्योर। ऑलरेडी मैं 118 एलिमेंट्स को मैं डिस्कस कर चुका हूं। आई होप उन वीडियोस को आप देखे होंगे, अगर नहीं आपने देखा तो जरूर जाकर उन वीडियोस को देखेंगे।
जिससे आपको जो है जितने भी 118 एलिमेंट्स है आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उन सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर भी आप याद कर पाएंगे और उसके बाद से जो है सिंबल भी याद कर पाएंगे और उसके बाद से जो है इसका क्या स्पेसिफिक जो है लोकेशन होता है कि जो आपके पर्टिकुलर जो 118 एलिमेंट्स है कहाँ पे उसका लोकेशन है, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में या फिर डी ब्लॉक में या फिर एफ ब्लॉक में। इन सारे पॉइंट्स को मैंने जो है इस मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर में आई थिंक डिस्कस किया है, उसको आप लोग थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा क्योंकि मैं वीडियो इस सीरीज में 5 और 6 है, ये आपका 6th लेक्चर है केमिस्ट्री का, क्लास 9th केमिस्ट्री का, तो आप देख लीजिएगा, ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट टॉपिक है मास नंबर। मास नंबर को हम लोग डिटेल में समझेंगे। बेसिकली मास नंबर को आपको बेसिकली याद यही रखना है, इसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, P प्लस N के इक्वल होता है। इट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का अगर आप सम कर दे रहे हैं तो आपका क्या, उसका जो वैल्यूज होगा वो आपका मास नंबर कहलाता है। इट मींस सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल ए से। इसके बाद से आपको एक कॉन्सेप्ट ये भी याद रखना है, ऑलरेडी मैं डिस्कस भी कर चुका हूं लेकिन यहाँ पे मैं रिकॉल करवा रहा हूँ आपको। ये न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि ये न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ये जो है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी पाया जाता है, न्यूट्रॉन भी पाया जाता है और दोनों ही ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इन दोनों को कलेक्टिवली हम सामूहिक रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझ सकते हैं कि आपसे पूछा जाए कि आप जो है कार्बन का मास बताओ, तो बेसिकली हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्बन में बेसिकली कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, 6 होंगे। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, ये भी 6 होंगे। इसलिए आप कह सकते हैं कि कार्बन का जो बेसिकली मास जो होगा वो 12U, और U क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है। क्या है, U जो है एटॉमिक मास यूनिट होता है। इस प्रकार से जो है आपसे ये भी क्वेश्चन GSSB TGT नेचुरल साइंस के एग्जाम में पूछा गया है कि जो मास ऑफ एल्युमिनियम किसके इक्वल होता है, ये जो होता है आपका 13 प्रोटॉन्स एंड 14 न्यूट्रॉन्स। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे जो है आप ये मास नंबर, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन से किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे आप उनको सॉल्व करोगे। उससे पहले आप जो है इस नोटेशंस को ध्यान में रखेंगे। ये जो आपका नोटेशंस है, यहाँ पे कोई ना कोई ये एलिमेंट का ये सिंबल है, ये कोई ना कोई एलिमेंट का सिंबल है, और यहाँ पे जो भी वर्ड यहाँ पे जो मेंशन होगा वो बेसिकली आपका वो मास नंबर होगा। और मास नंबर ऑलरेडी आप समझ रहे हैं कि वो किसकी बात करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम की बात करता है मास नंबर। यहाँ पे जो भी वर्ड लिखा होगा Z मींस आप समझेंगे कि ये एटॉमिक नंबर की बात कर रहा है, एटॉमिक नंबर्स, और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा कि आप बताइए कि 11 सोडियम 23 में जो है कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे एंड कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम अच्छे से देखते हैं। ये जो आपका दे रखा है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ए की जो वैल्यू होती है वो मास नंबर 23 दे रखा है क्वेश्चन में, और 11 जो है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वो कितना दे रखा है, वो 11 दे रखा है। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, A बराबर P प्लस N, और इसी के हेल्प से हम सारे वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है, क्या पूछा है पहले क्वेश्चन में, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका ये जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन बेसिकली जो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स करने में थोड़ी सी आपको जो प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो सॉल्व हो जाएगी अगर आपके पास ये फॉर्मूला लर्न है। A बराबर P प्लस N, A जो है मास नंबर, P जो है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड N जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे A की वैल्यू आप पुट कीजिए, A की वैल्यू इट मींस एटॉमिक मास नंबर जो है आपका 23 दे रखा है, और P की वैल्यू आप यहाँ से पुट कीजिए 11, और N की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो आप बेसिकली जो है क्या करेंगे, माइनस करेंगे 23 माइनस 11, आप ऑब्टेन कर पाएंगे क्या, ये जो है आपका माइनस हो जाएगा, तो ये 12 जो है आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा। ये आपके एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपको अच्छे से सतर्क होना है क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। कभी कभी क्या होता है कि आपका चार्ज्ड स्पीशीज दे दिया, जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि सोडियम
सोडियम में आप बताओ कितना न्यूट्रल, अगर सोडियम है, सोडियम अगर न्यूट्रल है, इस केस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इस केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, क्योंकि अगर न्यूट्रल एटम के केस में, न्यूट्रल एटम के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और ये इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट लाइन आप याद रखें, किसके रिस्पेक्ट में? जब कोई हम न्यूट्रल एटम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई एटम है उस पे जो है चार्ज डेवलप हो गया, चार्ज को वो बियर कर लिया, उस केस में जो है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ सोडियम पॉजिटिव पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस केस में जो है एक इलेक्ट्रॉन, पहले तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का 281 लिखेंगे आप, और 11 इसका होता है। एक इलेक्ट्रॉन्स आपको क्या करना है कि पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इट मींस एक इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट कर चुका है, एक इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर चुका है। इस केस में जो है सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? 11 सोडियम Na पॉजिटिव पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10 हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है पोटेशियम आयन पे, पोटेशियम आयन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बेसिकली इसको आप ड्रा कीजिए, 2881 होता है। बेसिकली 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें न्यूट्रल एटम में, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स आपको क्या करना है? डोनेट करना है। इट मींस वो रिलीज कर रहा है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इस केस में जो है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे पोटेशियम के आयन के केस में आपके 18 हो जाएंगे। तो छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। ठीक इसके अपोजिट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप ये बताओ नेगेटिव के केस में, क्योंकि O पे डबल पॉजिटिव होता है आपका, इस केस में जो है आपका क्या होगा? कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन आयन पे प्रेजेंट होंगे? तो जनरली आप लिखते हो कि जो है 26 जो होता है ये आपका न्यूट्रल ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को बियर किया हुआ है। इट मींस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की उन्होंने एक्सेप्ट कर रखा है, तो इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 268 और 2 आपका 10 हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरीके से आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए, मास नंबर कैलकुलेट करने के लिए। ओके, आई होप आपको जो है ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को हम हिंदी में समस्थानिक कहते हैं, समस्थानिक। और इस वर्ड से ही जो है इसका मीनिंग निकल करके आ जाएगा कि अगर कोई आपके एलिमेंट है, उस एलिमेंट में आपके जो है मोर देन 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो इस एटम्स के जो भी आपके आइसोटोप्स होंगे उनका जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपका सेम होता है। एटॉमिक नंबर जो होगा आपका सेम होगा, और मास नंबर जो है वो आपका डिफरेंट होगा। मास नंबर आपका डिफरेंट होता है किसके केस में? आइसोटोप्स समस्थानिक के केस में। आप ये देख भी सकते हैं समस्थानिक, इट मींस सम है, क्या बराबर है? सम मींस बराबर, और यह स्थानिक मींस प्लेस। प्लेस मींस व्हाट? प्लेस मींस एटॉमिक नंबर। इट मींस एटॉमिक नंबर तो बराबर होता है किसके केस में? आइसोटोप्स या समस्थानिक के केस में, लेकिन मास नंबर जो है आपका डिफरेंट होता है। आई होप आपको ये छोटा सा डिफिनेशन है आइसोटोप्स को लेकर के आप इन्हें रीड करेंगे और अच्छे से समझेंगे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्पल्स हैं आइसोटोप्स के, उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स आपके एग्जाम से पूछा जाता है। फर्स्ट है आपका प्रोटियम, सेकंड है ड्यूटेरियम, एंड थर्ड है आपका ट्राइटियम। प्रोटियम में बेसिकली नाइट्रोज जो न्यूट्रॉन जो है वो 0 होता है, न्यूट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता है। ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक मास को, और ये 1 जो है एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे देखिए इसमें कितने, ड्यूटेरियम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ये 1 जो है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? क्योंकि आपका न्यूट्रल है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी आपकी 1 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हो? 2 - 1, ये जो आपका मास नंबर दे रखा है, जब इसमें से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस करोगे इट मींस 2 - 1 = 1 हो जाएगा। तो इस केस में भी आपका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा ड्यूटेरियम के केस में 1 हो जाएगा। इस केस में भी आप देख सकते हैं कि जो है ट्राइटियम के केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो कितना होगा आपका? 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1 होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा 1 होगा। इस तरीके से जो है आप किसी भी आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 आइसोटोप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स है, आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो आइसोटोप्स है वो हाइड्रोजन का नहीं है। 3 ऑप्शंस प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, चौथा ऑप्शन कोई और हो सकता है और उसमें से आपको बेसिकली चूज करना होता है करेक्ट ऑप्शन को। नेक्स्ट आइसोटोप है आपका कार्बन का, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। आप यहाँ पे भी जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। ऑलरेडी मैं कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिस्कस कर चुका हूँ, तो आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे 6 प्रोटॉन होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है, 7 न्यूट्रॉन होंगे क्योंकि आप 13 माइनस 6 करोगे तो आपको ऑप्शन हो जाएगा 7। इस केस में देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे आपके 6 ही होंगे। देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है आपके, न्यूट्रॉन्स वेरी कर रहा है, न्यूट्रॉन्स इसलिए वेरी कर रहा है क्योंकि मास नंबर वेरी कर रहा है और मास नंबर जब आप प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को मतलब माइनस करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको ऑब्टेन होता है क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये भी डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देन हम आइसोटोप्स डिस्कस करते हैं किसका, ऑक्सीजन का। O16 एंड O18 आइसोटोप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 आइसोटोप्स हैं ऑक्सीजन के। इसके केस में भी आप देख सकते हैं कि 8 प्रोटॉन जो आपका क्या है कि दोनों में सिमिलर है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो वेरी कर रहा है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी इसलिए कर रहा है क्योंकि मास नंबर वेरी कर रहा है। इस केस में देखिए 16 है मास नंबर और इस केस में 18 है आपका मास नंबर। तो इस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करोगे, 16 माइनस 8 इट इक्वल टू 8, तो 8 आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देख सकते हैं। इस केस में आप कैसे कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 10 माइनस 8 इक्वल टू 18 माइनस 8 ना, 18 माइनस 8, 18 माइनस 8 करोगे तो आपका जो है 10 हो जाएगा और 10 आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी आइसोटोप्स के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आइसोटोप्स है क्लोरीन के, इंपॉर्टेंट आपके आइसोटोप्स है क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737, 35 एंड 37 ऐसे आप याद रखें क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स है। इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है, किसके केस में, क्लोरीन 1735 के केस में 80 न्यूट्रॉन्स है और ये 17 इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे होता है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ऑलरेडी मैं इसके पॉइंट्स को डिस्कस कर चुका हूँ। ये है आपके क्लोरीन 1737 में देखेंगे 17 प्रोटॉन होंगे और 20 न्यूट्रॉन्स होंगे और 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आइसोटोप्स के प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कई सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो है अ नंबर ऑफ आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं, इट मींस वो मिक्सचर होते हैं किसके, आइसोटोप्स के। सेकेंड प्रॉपर्टीज है कि जो भी आइसोटोप्स हैं प्रत्येक आइसोटोप्स जो है एलिमेंट के वो प्योर सबस्टांस होते हैं, क्योंकि एलिमेंट ही क्या है कि आपके प्योर सबस्टांस है तो उसके आइसोटोप्स भी प्योर होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है किसी भी आइसोटोप्स का वो सिमिलर होता है लेकिन उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है, अलग होता है। इसको आप एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हो। O816 एंड O16 8, 18 और 8, इसमें आप ये देख पा रहे हो कि 8 जो है ये बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर एटॉमिक नंबर बोल सकते हो, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो डिफाइन कर रहा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज को, और दोनों ही केस में क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सिमिलर है, इसलिए आप कह सकते हैं कि आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। नेक्स्ट ये आप ये लाइन देख रहे हैं, यहाँ से आपके एग्जाम्स DPSP TGT नेचुरल साइंस 2021 के एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये जो आपके क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स जो हैं फॉर्म्स एग्जिस्ट करता है जिसका मास बेसिकली 35 U होता है और 37 एटॉमिक मास यूनिट होता है, और ये किस रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं, 3:1 के रेशियो में। ये रेशियो बेसिकली आपसे पूछा गया था। अब हम इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा जो है इस फॉर्मेट में कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिकली आपका एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है, कितना होता है क्लोरीन का, 35.5 एटॉमिक मास यूनिट होता है। यहाँ पे रेशियो देखेंगे कि ये जो आपका 35 एटॉमिक मास यूनिट वाला जो होता है वो 75% पाया जाता है। 25% कौन पाया जाता है, 37 एटॉमिक मास यूनिट वाला आइसोटोप्स पाया जाता है क्लोरीन का 25%। इट मींस 1 का रेशियो है और आप इन दोनों रेशियो को ऐड करोगे तो आपको ऑब्टेन हो जाएगा 100%, और ये 100% को ही जो है यहाँ पे यूज किया गया है। बेसिकली आप समझ सकते हो यहाँ पे देखिए 35 इंटू 75/100 इट मींस 75% मींस 3 रेशियो मींस 75%, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो आप जो है 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे आप जो है 25
1 जा 25 एंड 24 25 1 जा 4, इट मीन्स आपका हो जाएगा 1/4। 1/4 ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। इसको सॉल्व कीजिए, 35 इंटू 3/4 प्लस 37 इंटू 1/4, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 105/4 प्लस 37/4। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो है ये दोनों जो आपका नॉमिनेटर है वो आपका ऐड हो जाएगा और ये इसको हम डिवाइड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर आपका सेम है। तो डिवाइड करने के बाद से आपका जो है ये सॉरी 35.5 एटॉमिक मास यूनिट जो आएगी वो क्लोरीन की एवरेज एटॉमिक मास होगी। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के आइसोटोप्स जो आपके डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। यहां से भी आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स है यूरेनियम का। यूरेनियम का आइसोटोप एक इंपॉर्टेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यूरेनियम, जिसका सिंबल कैपिटल यू और एटॉमिक नंबर 92 होता है। इसके आइसोटोप्स का यूज जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज ए फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आइसोटोप कार्बन का, कोबाल्ट का देख सकते हैं, जिसका यूज जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। आयोडीन के आइसोटोप का यूज जो है एक इंपॉर्टेंट डिजीज है ग्वाटर, इसके ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन का आइसोटोप्स यूज किया जाता है। आयोडीन एक इंपॉर्टेंट हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता हुआ ये एलिमेंट है, जिसका सिंबल कैपिटल आई और एटॉमिक नंबर 53 होता है। और भी एलिमेंट्स हैं हैलोजन फैमिली से, आप उन्हें याद रख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड स्टार्टिन। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोबार्स। आइसोबार्स को हम समभारिक कहते हैं। समभारिक, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है इसका डेफिनेशन, कि जिसमें क्या हो कि समान भार हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल्स के थ्रू भी जो है समान, इसमें क्या हो रहा है कि इट मींस इसमें जो मास नंबर है वो आपका सिमिलैरिटी को शो करेगा। आप इन तीनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है डिफरेंट है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 एंड कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। लेकिन तीनों के ही जो मास नंबर क्या है कि आपके सेम है, इसलिए ये तीनों ही एग्जांपल्स है किसके, आइसोबार्स के। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स होंगे विच हैव द सेम मास नंबर, लेकिन जो मास नंबर होगा वो सेम होगा। इसी टाइप के जो एलिमेंट्स को हम किस नाम से जानते हैं, आइसोबार्स कहते हैं, समभारिक कहते हैं। और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के थ्रू आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, आर्गन 1840 एंड पोटेशियम 1940 एंड कैल्शियम 2040, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है किसके, आइसोबार्स के। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर के, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये जो चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, आपके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपके फिनिश हो गए। इट मींस आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए। हम उन्हीं पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे, ऑलरेडी इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्विक रिवीजन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जे थॉम्सन है, जे थॉम्सन को इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाता है, और प्रोटॉन की जो डिस्कवरी जो है यहाँ पे तो ई गोल्डस्टीन का नाम दे रखा है, इसे आप याद रख सकते हैं। बेसिकली कैनाल रेज की इन्होंने डिस्कवरी करी थी गोल्डस्टीन ने। जे थॉम्सन प्रपोज द इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन द पॉजिटिव स्फीयर, इन्होंने जो है एक इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम्स का मॉडल दिया था, जिसे हम जे थॉम्सन का एटॉमिक मॉडल कहते हैं। इसे वाटरमेलन मॉडल है, वो आपका जो है वाटरमेलन मॉडल है, इसे हम प्लम पुडिंग मॉडल के भी नाम से जानते हैं जे थॉम्सन के एटॉमिक मॉडल को। उसमें क्या होता है कि जो आपका पॉजिटिव स्फीयर होता है उसमें वो आपका प्रोटॉन की तरह बिहेव करता है, पॉजिटिव स्फीयर, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि आपके इम्बेडेड होते हैं। रदरफोर्ड ने क्या किया था कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके थ्रू उन्होंने जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। तो आपसे पूछा जाए क्वेश्चंस की न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी किसी भी एटम्स के अंदर, तो आप ये कह सकते हैं कि उनकी डिस्कवरी जो है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। रदरफोर्ड का जो मॉडल है एटम का, वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था, very tiny nucleus is present inside the atom and electrons revolve around this nucleus. It means that इनके अकॉर्डिंग जो है, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, ये जो आपके न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ये किनका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का इंपॉर्टेंट पॉइंट था। द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम कुड नॉट एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के द्वारा जो है एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है।
नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल था वो काफी सक्सेसफुल था जब हम कंपैरिजन करते हैं जैसे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से। उन्होंने ये प्रपोज किया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व तो करते हैं लेकिन एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में वो आपके रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जिससे एनर्जी को वो लॉस नहीं करते हैं और उनकी स्टेबिलिटी जो है बनी रहती है। जब इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी बनी रहेगी तो एटम्स की स्टेबिलिटी बनी रहेगी, और जब एटम्स की स्टेबिलिटी बनी रहेगी तो आप कह सकते हैं कि मैटर जो है आपका स्टेबल तो है ही है। तो ये जो मॉडल है काफी हाईली एक्सेप्टेड मॉडल आप इसे कह सकते हैं जब हम कंपेरिजन करते हैं जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से। If the atomic cells are complete, then the atom will be stable and less reactive. यदि जो आपका एटॉमिक सेल जो है आपका कंप्लीट होता है, इस केस में आपका एटम जो है वो स्टेबल हो जाता है। इट मींस अगर किसी भी एटम्स के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या हो जाता है कि स्टेबल हो जाता है और थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होता है। ऐसा केस जो है हमें देखने को मिलता है नोबेल गैसेस के केस में, और इसीलिए नोबेल गैसेस को हम इनर्ट गैसेस के भी नाम से जानते हैं। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया एंड रेडॉन हो गया। इसमें से हीलियम के केस में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, बाकी जो भी आपके नोबेल गैसेस और इनर्ट गैसेस हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इसके आउटर मोस्ट सेल में। जेम्स चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करी थी, ये इंपॉर्टेंट आपकी डिस्कवरी मानी जाती है और ये आपका थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज होता है जिसकी डिस्कवरी जे थॉमसन ने करी थी। प्रोटॉन पे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता, इट मींस न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स द मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉन का जो मास जो होता है वो 1/2000 टाइम्स किसके इक्वल होता है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के इक्वल होता है। द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज टेकन एज 1 यूनिट इज, इट मींस आपका प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास दोनों ही क्या होता है कि आपका 1 यूनिट कंसीडर किया जाता है। सेल ऑफ द एटम आर डिजाइन्ड KLMN, इट मींस सेल आपके होते हैं K सेल, L सेल, M सेल और N सेल, और K जो होता है आपका फर्स्ट सेल होता है और L जो होता है आपके सेकंड सेल होता है, M जो होता है थर्ड सेल होता है और N जो है आपका फोर्थ सेल होता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं KLMN क्या है, आपके सेल हैं। वैलेंसी क्या होता है कि आपकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है किसी भी एटम की, और द नंबर ऑफ एटम एंड एलिमेंट इज सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। ये जो एटॉमिक नंबर जो होता है किससे हम कह रहे होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को इक्वल होता है आपका एटॉमिक नंबर। तो आप ये कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर जो होता है इक्वल किसके होता है, न्यूक्लियॉन्स के। न्यूक्लियॉन्स की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के कलेक्टिवली हम किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियॉन्स के नाम से जानते हैं। और मास नंबर जो होता है इन दोनों के सम के इक्वल होता है, इट मींस मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं और A बराबर आपका फॉर्मूला होता है P+N, ये आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। आइसोटोप्स में क्या होता है कि सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट मास नंबर होता है। आइसोबार्स में जो है, आइसोबार्स में सेम मास नंबर होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। एलिमेंट को आप डिफाइन कर सकते हो बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पॉसेस। जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उनको डिफाइन किया जा सकता है कि वो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जो है वो बियर कर रहे हैं। इसी के साथ ये जो चैप्टर है रिवीजन भी आपका कंप्लीट हो रहा है। देन हम लोग एमसीक्यूज वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज वाले पार्ट्स में फर्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल था स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का, उससे किस चीज के लिए वो ज्यादा फेमस है, उससे किस चीज की डिस्कवरी हुई थी, एटॉमिक न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। आंसर क्या हो जाएगा, एटॉमिक न्यूक्लियस। रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी होती है। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट है द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। आइसोटोप्स में क्या होता है कि आपके सेम केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है आइसोटोप्स के सेम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका, ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आइसोटोप्स में, यस डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड डिफरेंट
डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, नहीं, जो आपके आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर्स होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर्स होते हैं लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि डिफरेंट मास नंबर होता है आइसोटोप्स में, डिफरेंट मास नंबर होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। और आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है आइसोटोप्स के केस में। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन आयन, आपसे पूछ रहा है क्लोरीन आयन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। जब आप क्लोरीन का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 287 होता है, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में आपके कितने क्लोरीन के आयन थे, क्लोरीन आयन के केस में कितने आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन एटम की बात करते हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे इसके वैलेंस सेल में, लेकिन आपको कैलकुलेट करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन आयन के केस में। तो यहाँ पे लिखिए Cl- और Cl- लिखने के बाद से एक क्लोरीन एटम को आप ऐड करेंगे, 288 हो जाएगा। इस केस में जो है क्लोरीन के पास जो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, क्लोरीन आयन के केस में क्लोरीन के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर होगी वो 8 हो जाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 16 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 8 ही होगा, 8 होगा और 17 नहीं होगा, 18 नहीं होगा। इट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Which one of the following is correct electronic configuration of sodium? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, क्योंकि उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऐसे आप इसे रिप्रेजेंट करते हो 281। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 281, ऑप्शन नंबर डी। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। 281 सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका? सोडियम का। Why did Rutherford choose gold foil for this experiment to discover the atomic model? ये जो भी क्वेश्चंस आप इसके बाद से आएंगे अब आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है DSSB TGT नेचुरल साइंस 2021 के, उन्होंने जो है गोल्ड फॉयल को ही क्यों चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में? बिकॉज इट इज शाइनी, फर्स्ट यहाँ पे लॉजिक दे रहा है, बिकॉज इट इज शाइनी क्योंकि वो चमकीला होता है, बिकॉज इट इज डक्टाइल क्योंकि वो डक्टाइल होता है, ये भी एक मेटल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, बिकॉज इट इज अ नोबल मेटल क्योंकि वो नोबल मेटल है, और आपका फोर्थ ऑप्शन है बिकॉज इट इज थिन क्योंकि वो पतली होती है। इसका मेन लॉजिक जो है रदरफोर्ड ने जो है गोल्ड फॉयल को ही सिलेक्ट किया था क्योंकि वो कैसा होता है, वो थिन होता है, बिकॉज इट इज थिन, इसलिए जो है उसको उन्होंने जो है गोल्ड फॉयल को सिलेक्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसमें से कौन सी प्रॉपर्टीज जो है आइसोबार की है? फर्स्ट, सेम एटॉमिक नंबर होता है, उसमें सेम मास नंबर होता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है आइसोबार के, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। डिस्कस कर लेते हैं इन सारों ऑप्शंस को डिटेल में। आइसोबार की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि आइसोबार में सेम मास नंबर होता है, मास नंबर सेम होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इस केस में आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दे रखा है सेम एटॉमिक नंबर। ऑप्शन नंबर सेकंड, दे हैव सेम मास नंबर, यस, आइसोबार के केस में मास नंबर सेम होता है। थर्ड ऑप्शन, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, आइसोटोप के केस में, आइसोटोप के केस में केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ये स्टेटमेंट आइसोटोप के लिए करेक्ट है लेकिन आइसोबार के लिए ये इनकरेक्ट है। दे हैव सेम न्यूट्रॉन नंबर, उसमें न्यूट्रॉन नंबर सेम होता है आइसोबार के केस में नहीं, आइसोबार के केस में न्यूट्रॉन नंबर जो होता है आपका डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है। How many electrons are present in outermost cell of silicon? सिलिकॉन के outermost cell में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? आप सबसे पहले सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 284 आपको देखने को मिलेगा। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इसके आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आपके 4 हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आउटर मोस्ट सेल ऑफ सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नॉट 1, नॉट 3, नॉट 2।
व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एल्यूमिनियम आयन? एल्यूमिनियम पॉजिटिव, केवल यहाँ पे दे रखा है एल्यूमिनियम पॉजिटिव, एक ही पॉजिटिव है, आप कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली एल्यूमिनियम पे जो है 3 पॉजिटिव होता है। यहाँ पे एल्यूमिनियम एक पॉजिटिव देकर के आपसे पूछा इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इस एल्यूमिनियम आयन में। सबसे पहले आप जो है सिंपली एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 283 होगा। उसके बाद से जो आपसे पूछा जा रहा है एल्युमिनियम पॉजिटिव पे, तो आप एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। एल्युमिनियम एक सिंगल पॉजिटिव मींस एक इलेक्ट्रॉन को जो एल्युमिनियम क्या कर रहा है कि लूज कर रहा है, तो 282 हो जाएगा। और इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है, या फिर आउटर मोस्ट सेल को ही हम क्या कहते हैं, वैलेंस सेल कहते हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट हो जाएगा। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ लिथियम? लिथियम की वैलेंसी क्या होती है? लिथियम का आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 2 1, तो इसके वैलेंस, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है लिथियम की, 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 1। क्लोरीन ऑकर्स इन द नेचर 2 आइसोटोपिक फॉर्म, जिसका मास जो है 35 एटॉमिक मास यूनिट एंड 37 एटॉमिक मास यूनिट। इसका रेशियो बेसिकली क्या होता है, जो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं, 3:1 and 1:2, 1:4 and 2:3। ये आपके डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछा गया और ऑलरेडी मैं इसको डिटेल में डिस्कस किया है जब आपके साथ में ये पॉइंट डिस्कस किया था आइसोटोप के बारे में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3:1। क्यों ये 3:1 का रेशियो कैसे आता है, इसको डिटेल में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। व्हाट इज द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल का मास बेसिकली क्या होता है? तो अल्फा पार्टिकल की जब भी जिक्र आता है आप लिखिए 2He4 लिखिए, जहां पे ये जो 4 जो है वो 4U जो है 4AMU जो है ये मास को रिप्रेजेंट करता है अल्फा पार्टिकल। ये जो बेसिकली 2He4 जो है ये आपका हीलियम एटम का जो न्यूक्लियस का ये रिप्रेजेंटेशन होता है, और वही किसके इक्वल होता है, अल्फा पार्टिकल के इक्वल होता है। तो अल्फा पार्टिकल का मास क्या हो जाएगा, 4AMU हो जाएगा। इट मींस ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। व्हाई डिड रदरफोर्ड सेलेक्ट गोल्ड फॉयल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? इसी क्वेश्चन को जो है नेक्स्ट फॉर्मेट में आपसे पूछा है कि रदरफोर्ड ने क्यों गोल्ड फॉयल को जो अपने एक्सपेरिमेंट में सेलेक्ट किया था। बिकॉज ही वांटेड अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ही वांटेड द लेयर टू बी as pure as possible, because he wanted a thin layer as a possible, और because he wanted the layer to be made of a heavy element। उन्होंने क्यों सेलेक्ट किया था गोल्ड फाइल को? सिंपल सा लॉजिक था उनको सेलेक्ट करने का कि वो चाहते थे कि उनको जो है रिक्वायरमेंट थी थिन लेयर एज ए पॉसिबल, जितना थिन लेयर पॉसिबल होगा उतना ही एक्सपेरिमेंट के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, और इसीलिए उन्होंने जो है गोल्ड फाइल को सिलेक्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। An isotope of that is used as a fuel in nuclear reactor। इसकी आइसोटोप्स जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज ए फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। आयोडीन का आइसोटोप, हाइड्रोजन का, यूरेनियम का, या फिर कोबाल्ट का। तो यूरेनियम का आइसोटोप जो है एज ए फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। ये आपका जो है केंद्रीय स्टेटमेंट दिख रहा है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा हुआ DSSB TGT नेचुरल साइंस 2021 के एग्जाम्स में। पहले तो मैं इस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। Which of the following incorrect regarding rules for writing the number of electrons in different energy level of cells? बेसिकली जब हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और सेल में इलेक्ट्रॉन्स को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर एंड बरीज लॉ के द्वारा, तो उसी के बेस पे आपसे क्वेश्चंस पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। यस, जो भी आपके नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, 2n² के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जब हम बात करते हैं K सेल की, L सेल की, M सेल की और N सेल की, तो इसमें से जो है K सेल जो आपका फर्स्ट सेल होता है, L सेल आपका सेकेंड सेल होता है, और M सेल थर्ड सेल होता है, और N जो है फोर्थ सेल होता है। और इसको आप डिफरेंट यहाँ पे देख भी सकते हैं, 1 2 3 4 से एज इट इज हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट मींस आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है कि करेक्ट है। The maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8। Yes, जो maximum number of electrons जो होते हैं outermost orbit में कितने accommodate होते हैं, 8। ये भी statement आपका correct है according to the Bohr-Burick principle। Electrons are not accommodated in a given cell unless the inner cells are filled। Electrons जो है accommodate नहीं होंगे
कब नहीं होंगे? गिवन सेल्स में जब तक कि उसका इनर वाला सेल्स जो है फिल नहीं होता है। यस, सबसे पहले जो मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल, तो इसमें जो सबसे पहले के सेल की फिलिंग हो जाएगी, उसके बाद से एल सेल की फिलिंग होगी, देन उसके बाद से एम सेल का फिलिंग होगी एंड लास्ट में एन सेल, ऐसे करके जो होता है आपका सेल की फिलिंग होती है। तो ये स्टेटमेंट आपका ऑप्शन नंबर 3 का, और ये भी आपका क्या है कि करेक्ट है अकॉर्डिंग टू बोरबरी प्रिंसिपल। फोर्थ ऑप्शन बेसिकली दे रखा है इलेक्ट्रॉन्स आर accommodated in an outermost cell before the inner cell are filled in case of gases। नहीं, गैसेस के केस में कोई स्पेसिफिक कंडीशंस नहीं होता है। अब ये कह रहा है कि जो आउटर मोस्ट सेल जो है वो आपका पहले फिल हो जाएगा बिफोर इनर सेल्स, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। वो कंसेक्यूटिव मैनर में जो है सेल्स की फिलिंग होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। तो आपका ये फोर्थ नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे दे भी रखा है कि इसमें पूछ रखा है बेसिकली इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग रूल्स फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी levels are cell। It means option number 4 is correct answer for this question। The mass of aluminium, एल्युमिनियम का मास पूछ रहे हैं आपसे 27 AMU तो दे रखा है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके वेरी कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में 11 प्रोटॉन्स एंड 16 न्यूट्रॉन्स, 14 प्रोटॉन्स and 30 neutrons, 12 protons and 50 neutrons and 13 protons and 14 neutrons। yes, option number 4 is correct, क्योंकि 27 U की आप बात करते हो, इसमें जो है 13 protons होंगे और 14 neutrons होंगे। किसके केस में? एल्युमिनियम के मास के केस में। ये पोस्टुलेट्स जो है किसके एटॉमिक मॉडल में दिया गया है? जब इलेक्ट्रॉन्स जो है आपका रिवॉल्व करता है डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में, तो वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। जॉन डाल्टन के एटॉमिक मॉडल में, वर्नर हाइजेनबर्ग के एटॉमिक मॉडल में, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में, या फिर जो है नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल में। तो सीधा सीधा सा आपका आंसर हो जाएगा नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल में जो है जब इलेक्ट्रॉन्स जो है डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है तो ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी बेसिकली ये कहता है कि जो आपके एटम्स जो होते हैं वो इंडिविजिबल और इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से न्यूक्लियस की डिस्कवरी होती है, इसके अंदर एक एटम के अंदर। Which of the following सब एटॉमिक पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड बाय द जेम्स चैडविक? जेम्स चैडविक के द्वारा जो है किन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर किया गया था? न्यूट्रिनोस, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स? तो जेम्स चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करी थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए दो साइंटिस्ट का नाम आप याद रखेंगे, गोल्डस्टीन एंड रदरफोर्ड का। एंड न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी का श्रेय जो है जे थॉमसन को जाता है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जो हुआ किया था रदरफोर्ड ने, इसमें से उन्होंने कौन सा कंक्लूजन जो है नहीं निकाला था? फर्स्ट कंक्लूजन है द एटम इज इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल एंड मोस्ट ऑफ द स्पेस inside the atom is empty and the positive charge of the atom occupies very little space। and option number 4 all the positive charge and mass of the atom were concentrated in a very small volume within the atoms। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आप इन स्टेटमेंट को, फर्स्ट स्टेटमेंट को ही आपको चूज करना है कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन नहीं था जब रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल्स का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है द एटम इज इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल, ये जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए ये जो है कंक्लूजन नहीं था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का जो रदरफोर्ड के द्वारा परफॉर्म किया गया था। इट मींस आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, यस, ऑप्शन नंबर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों स्टेटमेंट मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है इस चैप्टर जब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को, और तीनों ही कंक्लूजन जो उन्होंने निकाला था किसने? रदरफोर्ड ने, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसी के साथ आपका जो है थ्योरी पोर्शन आप कह सकते हैं, और उसके कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया जो आपके DSSB TGT नेचुरल साइंस के एग्जाम में पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चंस आपके 2021 के थे। लेटेस्ट पैटर्न पे तो आप ये देख सकते हैं कि जो भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ चैप्टर में डिस्कस किया वही उसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। तो आई होप इन पूरे वीडियोस को जो है आप अच्छे से एंजॉय किया होगा आपने, और जो भी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड एक बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर ऑफ द एटम को लेकर के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।